नमस्ते। नमस्ते। आज हम भारतीय राज व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सवालों और उनके जवाबों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी काम की हो सकती है जो एसएससी, सीजीएल या यूपीएससी जैसे इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा, पर मुझे लगता है ये हर किसी के लिए जानना जरूरी है कि हमारा देश, हमारा सिस्टम कैसे चलता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो ये जानकारी है ये सवाल जवाब के रूप में है, Q&A लिस्ट्स हैं। इनमें संविधान के जरूरी अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, संसद, उनकी शक्तियां मतलब शासन प्रणाली के कई अहम पहलू हैं। जी। आज हमारा मकसद सिर्फ जवाब जानना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के जो बड़े आइडियाज हैं उनको समझना है। हाँ, मतलब ये देखना कि ये नियम कानून असल में कैसे काम करते हैं या कम से कम उन्हें कैसे काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जानकारी हमें क्या सिखाती है। जरूर। कहाँ से शुरू करें? मौलिक अधिकार, ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल राइट से ही करते हैं। सामग्री में एक अनुच्छेद का जिक्र है 21A, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है ना, शिक्षा का अधिकार। हाँ, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनने में कितना सीधा लगता है, पर सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव लाया होगा। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर जुड़ा है अनुच्छेद 21 से। अच्छा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला। हाँ, जिसमें सिर्फ जीने का नहीं बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ही व्यापक की है। जैसे इसमें निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब शामिल माने गए हैं। और अनुच्छेद 21A वो इसी सोच का नतीजा है कि भाई शिक्षा के बिना सम्मान से जीना मुश्किल है। सही बात है। मतलब ये हमारे संविधान का दिल कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और सिर्फ जीने का ही नहीं, शोषण से मुक्त जीवन का भी अधिकार है। हाँ, अनुच्छेद 23 और 24। जी, अनुच्छेद 24 खास तौर पर बच्चों के लिए है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवा सकते। और 23 वो मानव तस्करी और बेगार वाला। हाँ, जबरदस्ती मजदूरी पर रोक। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये समाज की उन बुराइयों पर सीधी चोट है जो पहले थीं। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। क्या? कि कुछ अधिकार तो हर व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। जैसे जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। ठीक है। लेकिन कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 19 वाले, बोलने की आजादी, सभा करने की, घूमने फिरने की, ये मुख्य रूप से भारत के नागरिकों के लिए हैं। अच्छा, तो ये फर्क है। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान नागरिकों को एक विशेष दर्जा देता है। और समाज में बराबरी लाने पर भी बहुत जोर दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 17। हाँ, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। इसे तो पूरी तरह खत्म किया गया है और इसे मानना अपराध है। बिल्कुल। और इसी तरह अनुच्छेद 18 है, वो उपाधियों वाला, जैसे राय बहादुर या महाराजा। हाँ, सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर बाकी सब खत्म। तो इन दोनों का मकसद क्या लगता है एक साथ देखने पर? देखें, मकसद साफ है, सामाजिक बराबरी। अनुच्छेद 17 एक पुरानी सामाजिक बुराई खत्म करता है और 18 जन्म के आधार पर मिलने वाले स्पेशल स्टेटस को नकारता है। दोनों मिलकर कहते हैं कि आजाद भारत में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। और धार्मिक स्वतंत्रता भी है। हाँ, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ये भारत की विविधता के लिए बहुत जरूरी है। ये सब मिलकर व्यक्ति की गरिमा और बराबरी को पक्का करते हैं। ठीक है, अधिकारों की बात हो गई। अब जरा संविधान के ढांचे पर आते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? अनुच्छेद 1। हाँ, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है? ये फेडरेशन ऑफ स्टेट से अलग है? हाँ, ये शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका एक फेडरेशन है जहाँ राज्य एक समझौते से साथ आए। भारत यूनियन है। मतलब ये कि भारत राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन राज्यों को इससे अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये भारत की एकता और अखंडता को दिखाता है। भारत एक अविनाशी संघ है। तो ये ढांचा काफी मजबूत है, पर क्या ये बिल्कुल फिक्स है या इसमें बदलाव हो सकता है? नहीं, संविधान बनाने वालों ने इसे भविष्य के लिए लचीला भी बनाया है। अनुच्छेद 368 है ना? हाँ, संविधान संशोधन वाला। जी, संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति देता है, पर यह शक्ति असीमित नहीं है। अच्छा,
मतलब संशोधन करना आसान है या मुश्किल? ये निर्भर करता है। कुछ चीजें तो संसद के साधारण बहुमत से बदल सकती हैं, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जैसे जो संविधान के मूल सिद्धांतों या संघीय ढांचे से जुड़े हो, उनके लिए प्रक्रिया कठिन है। संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल संख्या का बहुमत और साथ ही जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत। बाप रे, ये तो काफी मुश्किल है। और इतना ही नहीं, इसके साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए होती है। अच्छा, तो ये संतुलन बनाने की कोशिश है स्थिरता और बदलाव के बीच। बिल्कुल सही, ताकि कोई सरकार मनमाने ढंग से संविधान का मूल स्वरूप न बदल दे। और अगर संविधान की व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई विवाद हो जाए तो फाइनल अथॉरिटी कौन है? वो जिम्मेदारी है सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक। हाँ, संरक्षक और अंतिम व्याख्याता। वो किसी भी कानून को चेक कर सकते हैं कि वो संविधान के हिसाब से है या नहीं। और जब संविधान की बात हो तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जिक्र तो करना ही होगा, मसौदा समिति के अध्यक्ष। बिल्कुल, उनका योगदान बहुत बड़ा है संविधान को आकार देने में। अच्छा, स्थिरता की बात चल रही थी तो 10वीं अनुसूची का भी जिक्र है, दल बदल विरोधी कानून। हाँ, 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्यों लाया गया था? ये 1985 में आया। 52वें संशोधन से मकसद था कि चुनाव जीतने के बाद विधायक या सांसद आसानी से पार्टी ना बदलें। वो आयाराम गायाराम वाली राजनीति? हाँ, उसी को रोकने के लिए, ताकि राजनीतिक अस्थिरता ना हो और जनता के फैसले का सम्मान हो। हालांकि ये कितना प्रभावी रहा है, इस पर बहस चलती रहती है। ठीक है, तो संविधान अधिकार देता है, ढांचा बताता है और सरकार को कुछ निर्देश भी देता है, भाग 4 में। हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्व या DPSPs। इसमें वो अनुच्छेद 44 भी है, समान नागरिक संहिता वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आजकल काफी चर्चा में रहता है। जी, वो इसी भाग में है। ये निदेशक तत्व असल में सरकार के लिए गाइडलाइंस जैसे हैं। गाइडलाइंस? हाँ, मतलब ये बताते हैं कि सरकार को नीतियां बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय, समान काम के लिए समान वेतन, पर्यावरण की रक्षा वगैरह। लेकिन ये लागू करने जरूरी है क्या कोर्ट के जरिए, जैसे मौलिक अधिकार हैं? नहीं, यही इनमें और मौलिक अधिकारों में मुख्य फर्क है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत माना गया है। ये एक तरह से सरकार का नैतिक कर्तव्य है। लक्ष्य है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना। अच्छा, ये तो सरकार के कर्तव्य हुए। क्या हम नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं संविधान में? हाँ, बिल्कुल है। 1976 में 42वें संशोधन से भाग 4A जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जी, इसमें 11 कर्तव्य है, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण बचाना वगैरह। क्या ये भी कोर्ट से लागू होते हैं? नहीं, ये भी लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। चलिए, अब आते हैं देश के शीर्ष पदों पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें हैं? उम्र 35 साल, ये तो पता है। हाँ, भारत का नागरिक होना, 35 साल की उम्र पूरी करना और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना। और चुनाव सीधे जनता नहीं करती। एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति नियुक्तियां भी करते हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त और अटॉर्नी जनरल। हाँ, प्रधानमंत्री, बाकी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, CAG, अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, कई अहम नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। और उनकी शक्तियां, अनुच्छेद 85 का जिक्र है, संसद सत्र बुलाना। हाँ, उनके पास कई तरह की शक्तियां हैं, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, आपातकालीन। वो संसद का सत्र बुला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग भी कर सकते हैं। कानून भी उनके साइन के बाद ही बनता है? जी हाँ, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हमारी संसदीय प्रणाली है, तो वो ज्यादातर काम मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। क्या उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है? हाँ, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है। ये आसान है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही जटिल और मुश्किल प्रक्रिया है।
ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति को मनमाने ढंग से ना हटाया जाए। और आपातकाल अनुच्छेद 352? हाँ, ये उनकी एक खास शक्ति है। युद्ध, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अपनी मर्जी से? नहीं, अब ऐसा नहीं है। 44वें संशोधन के बाद ये जरूरी है कि केंद्रीय कैबिनेट लिखित में सिफारिश करे, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब उपराष्ट्रपति, उनका चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चुने हुए भी और मनोनीत भी, मिलके करते हैं। और उनका मुख्य काम? उनका मुख्य काम है राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर काम करना, सदन की कार्रवाई चलाना। और अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। ठीक है, अब आते हैं संसद पर, जहां कानून बनते हैं। 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जी, लोकसभा जिसे निचला सदन या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है ना? हाँ, सामान्य तौर पर 5 साल। इसके सदस्य सीधे जनता चुनती है। सरकार बनाने और गिराने में इसकी मुख्य भूमिका है। मंत्रिपरिषद इसी के प्रति जवाबदेह होती है। और राज्यसभा, ऊपरी सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसकी क्या खासियत है? राज्यसभा की कई खासियतें हैं। पहली, ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। ये कभी भंग नहीं होती। अच्छा? हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो इसमें निरंतरता बनी रहती है। और सदस्य कैसे चुने जाते हैं? सदस्य सीधे जनता नहीं चुनती, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य इन्हें चुनते हैं। तो ये राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये फेडरलिज्म के लिए जरूरी है? बिल्कुल। और इसके पास कुछ विशेष शक्तियां भी हैं, जैसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देना। ये दोनों सदन मिलकर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं, जैसे अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। हाँ, फाइनेंस कमीशन, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। क्या काम है इसका? इसका गठन हर 5 साल पर राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से होने वाली कमाई का बंटवारा कैसे हो, इसकी सिफारिश करना। ये वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये सारे सवाल जवाब देखकर लग रहा है कि ये अलग अलग टुकड़े नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये प्रश्नोत्तर हमें अलग अलग हिस्सों की जानकारी देते हैं, अधिकार, सरकार के अंग, प्रक्रियाएं। लेकिन जब इन्हें जोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा संविधान कैसे शक्तियों का बंटवारा करता है, नियंत्रण और संतुलन बनाता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। एक बहुत ही सोचा समझा ढांचा है। हाँ, ये सिर्फ रटने की चीजें नहीं है, ये समझना जरूरी है कि हमारा लोकतंत्र कैसे काम करता है। सही कहा। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने मौलिक अधिकारों पर बात की, जैसे शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। हाँ, और सामाजिक समानता वाले अनुच्छेद 17 और 18 भी। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 और उसका संतुलन, राष्ट्रपति की शक्तियां और उन पर नियंत्रण अनुच्छेद 61, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी बनावट और भूमिका, और सुप्रीम कोर्ट की संरक्षक वाली भूमिका भी। जी, ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना कि हमारे अधिकार क्या हैं, सरकार कैसे काम करती है, उनकी सीमाएं क्या हैं और संविधान क्यों सबसे ऊपर है।